शुभ समाचार में आज शुरुआत करेंगे महातीर्थ के महाउत्सव के साथ। पावन धामों की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा और मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जो है पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड जो है भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों से लेकर प्रशासन ने यात्रियों के लिए ज़्यादातर तैयारियां जो हैं पूरी कर ली हैं। और वहीं अगर देखें तो गुड न्यूज़ ये भी निकल कर आई है कि आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से आज पंचमुखी डोली यात्रा निकल रही है, जो गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड से होते हुए 1 मई को सीधा केदारनाथ धाम पहुंचेगी और फिर 2 मई को भक्तों को बाबा केदार के अलौकिक स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार से प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस बार टोकन सिस्टम है, हमको लाइन में भी लगना नहीं होगा दर्शन के लिए, बस इंतजार दर्शन का। ये बाबा केदार का वो दिव्य दरबार है जहाँ भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि भक्तों को अपने जीवन में केदारनाथ धाम में एक बार जरूर हाजिरी लगानी चाहिए। इससे बाबा के भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। और अब बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल को यानी बुधवार से पावन पवित्र चार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई को खोले जाएंगे, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज ऊखीमठ से बाबा की पंचमुखी डोली यात्रा निकल रही है। ऊखीमठ में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल है, जहां बाबा शीतकाल में निवास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा की परंपरा है। ऊखीमठ से बाबा की डोली केदार धाम पहुँचाई जाती है। पंचमुखी डोली यात्रा उत्तराखंड की एक धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा भी है, जिसमें शामिल भक्तों को शांति और भक्तिमय माहौल का अनुभव करते हैं। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। केदार धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया का आज पहला पड़ाव है। ऊखीमठ से शुरू होगा और आज ही डोली यात्रा गुप्तकाशी पहुंच जाएगी, जहां डोली यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद डोली यात्रा कल यानी 29 अप्रैल को फाटा पहुंचेगी और फिर 30 अप्रैल को गौरीकुंड में पंचमुखी डोली यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। आखिर में 1 मई की शाम को बाबा केदार की डोली यात्रा का केदारनाथ धाम में आगमन होगा। 2 मई को भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। एक तरफ केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की परंपरा निभाई जा रही है, तो वहीं बाबा केदार के धाम में श्रद्धालुओं की आमद को लेकर भी प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और बाबा के भक्तों को 2 मई को उस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार है, जब केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं को अपने आराध्य बाबा केदार के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 2 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री में क्या इंतजाम किए गए हैं और चारधाम के रास्ते में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम। बस 2 दिन बाद चल पड़िए चार धाम, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड में चार धाम की तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कड़ी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले अक्षय तृतीया को यानी 30 अप्रैल को ही खोले जाने वाले हैं, तो तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों की सजावट की जा रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके और यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
आपको बता दें, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सबसे पहले शुरू हो रही है। तो चार धाम यात्रा में इस बार सुरक्षा के खास प्रबंध किए जा रहे हैं। इस यात्रा मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा पीएसी, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पीआरडी के करीब 850 अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, जो हर हाल में तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायता करेंगे। देखिए, जैसी सूचना मिलेगी तुरंत हम घटनास्थल पहुंचेंगे और तुरंत जो भी हमें वहाँ सीन मिलेगा उसी हिसाब से हम तुरंत अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास टोटल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं, और तुरंत हम अपनी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी उस घटना को निपटाएंगे। चार धाम यात्रा मार्ग में गश्त और तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए इस बार पुलिस की मोबाइल यूनिट तैनात रहेगी। इन बाइक्स पर सवार जवान संकरे और हादसे के जोखिम वाले रास्तों पर निगरानी रखेंगे, ट्रैफिक जाम खुलवाने में मददगार होंगे और तीर्थ यात्रियों की सहायता करेंगे। खास बात यह है कि संकरे रास्ते पर इस बार 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जो बड़ी बसों पर लागू होगी। तो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहां पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेस हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाने का काम करेंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत तो ऋषिकेश से होती है, लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिद्वार में भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर हॉल्टिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। वहीं हॉल्टिंग एरिया में और तीर्थ यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है, ताकि कहीं भी भगदड़ न हो। पूरे इस चारधाम यात्रा में और इसमें एक पर्यटन जो पुलिस केंद्र हैं वो भी स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में करीब 5 पर्यटन पुलिस केंद्र हम लोगों के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इस तरीके से पूरे चारधाम यात्रा में रूट में ट्रैफिक मैनेजमेंट में, रजिस्ट्रेशन काउंटर में और हॉल्टिंग एरिया में सब मिला के करीब 500 से ऊपर आदमी हमारा लगा है। मुझे उम्मीद है चार धाम यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, ताकि कहीं भी रास्ता बंद होने या ट्रैफिक जाम की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। गाड़ियों की भीड़ को काबू करने के लिए कई जगहों पर पुलिस बूथ बनाए गए हैं। साथ ही जगह जगह अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। इन जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए शौचालय, पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। नगर निगम के हमने एक सुविधा तो कर दिया महापौर माध्यम के माध्यम से कि हमने ये कोशिश की जितने भी लावारिस गाय अभी हमारे एनएच पर हैं उनको जल्दी से उठा के गौशाला भेजने का कार्य कर रहे हैं और उनकी देखरेख वही कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे जो बाधा उत्पन्न होती है जाम की, वो ना लग पाए, ये हमारी तरफ से हुआ है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का मुख्य पड़ाव माने जाने वाले हरबटपुर बस अड्डे पर भी तैयारियों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। बस अड्डे पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, बिजली, शौचालय और पेयजल के अलावा यात्रियों को धूप से बचने के लिए कूलर और पंखों से लैस विशाल जर्मन हैंगर टेंट की व्यवस्था की गई है। इस बीच कल देहरादून से मेडिकल सहायता दल को केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने संजीवनी मेडिकल किट भी लॉन्च किया, जिसके जरिए चार धाम के तीर्थ यात्रियों को मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाएगी। माणा से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, विकासनगर से टीना साहू और पौड़ी से सिद्धांत उलियान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह है। 5 साल बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जून के महीने से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। पांच साल बाद होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। जिस शुभ घड़ी का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था,
वो घड़ी अब कुछ ही दिन दूर है। विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जून के महीने से इस तीर्थ यात्रा का आरंभ हो जाएगा और ये पवित्र यात्रा अगस्त तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपिलेख दर्रे से होकर जाएगी। ये यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी गुजरेगी। इस यात्रा के इच्छुक भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर के जरिए निष्पक्ष और रैंडम आधार पर किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का संतुलन भी रखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले से तय पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इस साल लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों की कुल 5 बैच निकलेंगे। हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों के 10 बैच भेजे जाएंगे। इसमें भी हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद थी। यात्रा बंद होने से शिव भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने शिव भक्तों को गुड न्यूज दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त इस यात्रा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इनमें से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से भारत और चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद भी जगी है। रिश्तों में ये सुधार भोले के भक्तों के लिए भी सौगात है, क्योंकि इससे आने वाले बरसों में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां रामलला के भक्तों को बड़ी सौगात मिली है। यहां हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम भी होगी। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से ही लगातार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में अयोध्या में सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का निर्माण किया जा रहा है। राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी तक का ये बजरंग पथ बनाया जा रहा है और आप इसका निर्माण से दे सकते हैं। ये 40% कार्य इसका पूरा हो चुका है अभी तक, जो कि चौड़ीकरण ये दिख रहा है। इस पथ का नाम जो रखा जाएगा, इस पथ का नाम रखा जाएगा बजरंग पथ। और बजरंग पथ ये पथ बनाया जा रहा है। 290 मीटर की महज दूरी होगी राम जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए। ये श्रद्धालुओं के लिए एक आसान तरीका बनाया जा रहा है कि खास बात है कि बजरंग पथ के निर्माण से श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने में बेहद कम समय भी लगेगा और इस पथ के निर्माण से यात्रा मार्ग पहले के मुकाबले सुगम और सुंदर हो जाएगी। बजरंग पथ के निर्माण से हनुमानगढ़ी मंदिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक की दूरी महज 290 मीटर रह जाएगी। बजरंग पथ की चौड़ाई 7 मीटर होगी। इसका 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पथ के निर्माण से दूरी कम होने के साथ साथ श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुविधाजनक होगी। माना जाता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन की यात्रा हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के यहाँ हाजिरी देने के साथ ही शुरू होती है। ऐसे में बजरंग पथ के बनने से हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाना आसान हो जाएगा। मान्यता भी है हनुमानगढ़ी की कि बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए रामलला के दर्शन पूरे भी नहीं होते। ये अयोध्या की एक बड़ी मान्यता है। और आप यही रोड देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ आ रही है, यहाँ पे लगातार 70 से 80 हज़ार लोगों की लगातार भीड़ होती है। डेली की डेली लोग दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी पे और हनुमानगढ़ी में कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु यहाँ नजर आते हैं। जाहिर है पिछले कुछ सालों में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाला ये बजरंग पथ श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर परशुराम जयंती को लेकर रविवार को बाकायदा शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें कई श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था के साथ इसमें हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा परशुराम युवा दल ने आयोजित की थी और परशुराम जयंती 30 अप्रैल को है, जिसकी तैयारियां यहां जोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम भव्य तरीके से हाथों में भगवा झंडा लेकर बाकायदा रैली निकालकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से परशुराम जयंती निकाली गई। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान शिव की वेशभूषा में भी आपको एक कलाकार नजर आ रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे नैनीताल। नैनीताल में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको अपने वाहनों की पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पार्किंग की जानकारी अब उनको जीपीएस से मिल जाएगी। दरअसल नैनीताल में बढ़ते वाहनों के दबाव और जैम से सैलानियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर शहर की सभी पार्किंग को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से जोड़ने की शुरुआत की जा रही है। इससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को शहर की पार्किंग की स्थिति पहले से ही मालूम हो जाएगी। इससे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में गर्मियों के सीजन में नैनीताल में देश के विभिन्न जगहों से लाखों की संख्या में पर्यटन पहुंचते हैं, जिससे शहर में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में शहर की सभी पार्किंग पैक होने के बाद केवल उन्हीं सैलानियों के वाहनों को प्रवेश मिलता है जिनकी नैनीताल के होटल्स होम स्टे में बुकिंग होती है और वहां पार्किंग की व्यवस्था होती है। लेकिन अब नैनीताल पुलिस ने डिजिटल प्रणाली की ओर कदम बढ़ाते हुए ऑनलाइन पार्किंग की जानकारी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत गूगल मैप के जरिए पर्यटक जान पाएंगे कि नैनीताल में कौन सी पार्किंग खाली है। टूरिस्ट आ रहा है नैनीताल, वो जानता नहीं है कि यहाँ पर कितनी कंजेशन है, पार्किंग की कितनी समस्या है। तो बेसिकली टूरिस्ट को हम पहले से ही इन्फॉर्म कर सकें, इसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम गूगल मैप्स के जरिए जितनी हमारी पार्किंग्स हैं नैनीताल से लेकर हल्द्वानी काठगोदाम तक, उनको गूगल मैप में जोड़ेंगे। उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी स्पेस अवेलेबिलिटी है, ये वहाँ पर मेंशन होगा। तो अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, वो जीपीएस मैप को देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं। और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा डेटरेंस रहेगा। इससे शायद टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हमारी पार्किंग के बेसिस पे थोड़ा सा कम होगा। तो शायद इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि ये एक एफर्ट हम करें, उसके साथ साथ जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, उस रोड वाइडनिंग हो, चाहे पार्किंग की प्लेसेस आइडेंटिफाई करना हो, चाहे बाईपास बनाना हो, वो अपना साथ साथ चलेगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। एक गुड न्यूज आई है मध्य प्रदेश के कूनो से। वहां चीतों का कुनबा और बड़ा हो गया है क्योंकि एक साथ 5 नए मेहमानों का आगमन हुआ है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कुन्नू नेशनल पार्क में एक बार फिर से नया मेहमान आया है और चीतों का कुनबा बढ़ गया है। असल में कुन्नू नेशनल पार्क में रखी गई मादा चीता निर्वा ने यहाँ 5 शवकों को जन्म दिया है। निर्वा के ये नन्हे शवक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कुन्नू की मेडिकल टीम इनकी सेहत की निगरानी कर रही है। इन शवकों के जन्म के साथ ही कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कुल 31 चीते हैं। कुन्नू में चीतों के बढ़ते कुनबे को भारत के चीता प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। शवकों की पैदाइश की खबर मिलने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, कुन्नू में नए मेहमानों का स्वागत है। अत्यंत प्रसन्नता है कि कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। हाल ही में 5 वर्षीय निर्वा ने 5 शवकों को जन्म दिया है। इन नन्हे शवकों का आगमन चीता प्रोजेक्ट की सफलता और भारत की समृद्धि जैव विविधता का प्रतीक है। कुन्नू नेशनल पार्क की पूरी टीम, वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण में जुटे हर कर्मठ साथी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। इससे पहले पिछले रविवार यानी 20 अप्रैल को कुन्नू के 2 चीतों को मध्य प्रदेश के ही नीमच और मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया था। भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए शुरू किए गए इस चीता प्रोजेक्ट के तहत इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाने का सिलसिला साल 2022 में शुरू हुआ था।
इसका मकसद भारत में चीतों की घटती संख्या को रोकना और उन्हें बढ़ाना था। नए शवकों के जन्म के साथ चीतों की बढ़ती तादाद इन सिलसिले में सफलता की नई इबादत लिख रही है। इसके और परवान चढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं सूरत, जहां की सड़कों पर टेस्ला साइबर ट्रक फर्राटा भर रहा है। असल में ये एक जिसका नाम है साइबर ट्रक। इस साइबर ट्रक कार को सूरत के एक उद्योगपति ने खरीदा है। उन्होंने टेस्ला कंपनी का साइबर ट्रक खरीदा है, जिसे समंदर के रास्ते दुबई से भारत लाया गया और अब ये साइबर ट्रक सूरत की सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टेस्ला का हाईटेक साइबर ट्रक सूरत के गलियों में घूम रहा है और इसे दुबई से लाया गया है और सूरत के कारोबारी ने इसे खरीदा है। तो भारत की ये पहली टेस्ला कार है और टेस्ला का हाईटेक वर्जन ये है और आप देख सकते हैं किस तरह से सूरत के कारोबारी ने इसको खरीदा है और दुबई के रास्ते इसको भारत लाया गया है। पर भी दिया हुआ है। अमेरिका में ये कारें बनती है, जैसे आपको सबको पता है। सूरत की सड़कों पर दौड़ती ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी यानी टेस्ला की साइबर ट्रक है, जिसे भारतीय कारोबारी लवजी बादशाह दुबई के रास्ते भारत लेकर आए हैं। भले ही भारत में टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर इस कार को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन लवजी बादशाह टेस्ला की साइबर ट्रक खरीदने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये गाड़ी में अनेक फीचर है। इसमें एक फीचर ऐसा है कि ये 3 मोटर वाला इंजन है, 3 मोटर वाला बैटरी कार है। तो इसमें स्पीड के मायने में आप देखा जाए तो ये 100 की स्पीड है, 0 से 100 आती है, 0 से 100 तो 2.7 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। तो 2.7 सेकंड में ये 100 तक की स्पीड ले सकती है गाड़ी। टेस्ला की साइबर ट्रक का लुक जितना दमदार है, इस कार में फीचर्स भी उतने ही कमाल हैं। खास बात यह है कि पूरी कार एक स्क्रीन के जरिए कंट्रोल और ऑपरेट हो सकती है। वो एक ही स्क्रीन से पूरा गाड़ी यहाँ से चलता है। यहाँ पे देखिए, पार्किंग में डालना है तो भी यहाँ पे प्रेस करे तो पार्किंग में आ जाती है, रिवर्स में डालना है तो भी यहाँ पार्क करे तो रिवर्स में आ जाती है गाड़ी। ये पूरा एक ही स्क्रीन में गाड़ी, एक ही स्क्रीन से गाड़ी चलता है। यहाँ पे आगे वाला ग्लो बॉक्स भी यहाँ पे खोलना हो तो भी ये स्विच से खोलता है और स्विच से बंद होता है। तो पूरा गाड़ी एक ही स्क्रीन पे चलता है। गाड़ी ऊपर ले जाना है तो भी हो सकता है, पीछे का ट्रंक खोलना है तो भी इधर से खोलता है, मिरर ऊपर नीचे करना है तो भी इधर से होता है, गाड़ी का यहाँ पे ड्राइविंग मोड चेंज करना है वो भी उधर से होता है। जी, हम लोग तो यहाँ पे ही चलाएंगे सूरत की सड़कों पे। ये माना जाए तो अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली और सबसे इनोवेटिव कार है। तो अभी तो इंडिया की और सूरत की सड़कों भी चलेगी ये गाड़ी। सूरत ही नहीं बल्कि भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली टेस्ला कार है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इलॉन मस्क ने साइबर ट्रक को 2019 में पहली बार पेश किया था। 2023 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के देशों में अब टेस्ला के साइबर ट्रक की डिमांड बढ़ने लगी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सूरत में एक ऐसे शोरूम में लिए चलते हैं जहां पर एटीएम मशीन से सोने चांदी के सिक्कों की खरीदारी की जा रही है। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस मशीन से ग्राहक कैशलेस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं और मशीन से अपनी खरीदारी की पक्की रसीद भी ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है इस एटीएम मशीन में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। ये एटीएम मशीन सबसे जुदा है क्योंकि इस एटीएम से कैश नहीं बल्कि सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। दरअसल गुजरात के सूरत के रहने वाले ज्वेलरी कारोबारी दीपक भाई चौकसी ने अपने शोरूम में सोने चांदी के सिक्के निकलने वाली ये एटीएम मशीन लगाई है। दावा है कि ये अपनी तरह की गुजरात की पहली एटीएम मशीन है जिसमें डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई से ग्राहक सोने चांदी के सिक्कों की खरीदारी कर सकते हैं। आप जरा मुझे ऑपरेट करके बताइए किस तरह से काम कर रहा है ये जो गोल्ड एटीएम और सिल्वर एटीएम जो है वो इंटरनेशनल रेट से जुड़ा हुआ है। हर मिनट पे वहाँ पे जो रेट का जो डिफरेंस होता है वो इसमें आप मेंशन करा हुआ है और इसमें है। अभी बहुत ही इजी है, फ्रेंडली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमको बाय करना है तो चेक हियर टू बाय, लैंग्वेज इंग्लिश। हम यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप आगे देखेंगे कि बाय सिल्वर
इसमें से हम आधा ग्राम सोना से लेके हर एक चीज़ बाय कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे 5 ग्राम सिल्वर बाय करने के लिए सोचा हुआ है, तो ये 5 ग्राम है। जैसे हम इसमें जो बाय करने का जो जरिया है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से इसमें होता है। हम इसमें बाय कार्ड, डेबिट कार्ड से उसको बाय कर रहे हैं। पेमेंट सक्सेसफुली। तो आप देखेंगे यहाँ पर दीपक भाई ने ये डेमो बताया है हमें, और फिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे जो इन्होंने इसमें खरीदी जिस चीज़ की है उसका ये बिल निकल आया है। और ये देखिए सिल्वर का जो सिक्का है वो यहाँ पर कॉइन जो है वो निकल आया है। खास बात है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल किसी आम एटीएम की तरह ही है और इसमें खरीदारी के बाद पक्की रसीद भी निकलती है। इस मशीन को हैदराबाद की गोल्ड सिक्का कंपनी ने बनाया है। सोने चांदी की सिक्कों वाली इस एटीएम मशीन का वजन करीब 500 किलो है। ये मशीन सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद मजबूत है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना होगा और इस मशीन में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे और मशीन में वर्चुअल प्राइस दिखेगी। ये 24/7 है। इसको हम जो है वो बाहर की साइड में ही रखने वाले। काफ़ी टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती थी, डिमांड आती थी कि भाई रात का आपका शोरूम बंद है, हमें किसी को गिफ्ट करना था, गोल्ड नहीं मिला, या रात में गोल्ड का रेट काफ़ी डाउन हो गया था और हमें गोल्ड नहीं ले पाए और सुबह में वापस गोल्ड के रेट बढ़ जाते थे। हम इसको बाहर की बाजू में रखेंगे। कस्टमर जब भी चाहेंगे तब 24 आवर्स में रात को 12 बजे भी सोना निकाल सकते हैं और सुबह में 5 बजे भी सोना खरीद कर सकते हैं। तो ये जो है वो हम आगे जाके एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिर पे और जहाँ पे काफ़ी जगह जो है वो जहाँ से कस्टमर को आना थोड़ा दूरी पे पड़ जाता है, तो हम लोग वहाँ पे ये एटीएम मशीन रखेंगे। सूरत में इस अनोखी एटीएम मशीन से सोने चांदी के सिक्कों की अब खरीदारी भी शुरू हो गई है। ग्राहकों को भी सिक्कों वाली ये एटीएम मशीन रास आ रही है। नया एक्सपीरियंस है। अपन लोग मशीन में से पैसे निकालते हैं वो सब तो देखा हुआ है, पर ये गोल्ड वाला जो है गुजरात के लिए, वो दीपक भाई ने इंट्रोड्यूस किया है। गुजरात की पब्लिक को, जनता को गोल्ड लेने का एक बहुत अच्छा अवसर ऐसा मिलेगा कि मशीन से भी निकाल पाएंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा और हमने बाई किया हमारी लड़की के लिए गोल्ड। हालांकि ये मशीन अभी सूरत के एक शोरूम में नजर आ रही है, लेकिन जल्द ही इस तरह की मशीन गुजरात के अलग अलग शहरों और एयरपोर्ट्स पर भी लगाने की योजना है, जिससे ग्राहक अपनी मर्जी और बजट के मुताबिक सोने चांदी के सिक्कों की खरीदारी कर सकेंगे। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर मौसम के हाल की। खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी सावधान रहना होगा, क्योंकि गर्मी से राहत के आसार तो नहीं दिख रहे और यही हाल पश्चिम भारत का भी है। लेकिन पूर्वी भारत में मौसम करवट ले रहा है और उम्मीद है कि पहाड़ों के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर उधर भी गर्मी से निजात की सौगात लेकर आएगा। चिलचिलाती धूप के बीच हवा के झोंके दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव और लू से फिलहाल कुछ राहत तो दे रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में तेज गर्मी से अभी छुटकारा नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन तो दिन रात को भी गर्मी का साफ असर महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 डिग्री ऊपर है। इसके साथ ही रविवार को पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 25 अप्रैल 2019 को दिल्ली में ये सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 26 अप्रैल को दिल्ली में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा, जिसके कारण शनिवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा नहीं है जिसके कारण ये कहा जा सके कि यहाँ पर हीट वेव नहीं चलने वाली, बल्कि मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में साफ कहा है कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। लिहाजा लोगों को घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिन में कुछ हद तक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कमी के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और गर्म हवाएं भी गर्मी का एहसास कराती रहेंगी। बात करें पश्चिमी भारत में राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है।
जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जबकि रातें गर्म रहने की संभावना है। राजस्थान में मई की शुरुआत में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसके कारण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। उधर पूर्वी भारत के मौसम में कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई इलाकों में आंधी आ सकती है, बादल भी छाए रह सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा में भी मौसम का बदलाव तरावट ला सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओडिशा में तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, गजपति या सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर इन डिस्ट्रिक्ट में गस्ती 50-60 kmph रह सकती है। हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल की संभावना कम लग रही है। उसके बाद बाकी जो हमारा उड़ीसा का बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी गस्ती सर्विस हमने 40-50 kmph दे के रखी हुई है येलो वार्निंग के अंदर। हालांकि पूर्वोत्तर में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में पिछले दिनों भारी बारिश हुई, तो अब पूर्वी सिक्किम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूर्वी सिक्किम के चांगू लेक इलाके में रविवार शाम जोरदार बर्फबारी शुरू हुई। सिक्किम में पिछले साल नवंबर से ही खूब हिमपात हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि मौसम के ऐसे हाल में प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका बढ़ जाती है, लिहाजा इन इलाकों में सैर के दौरान सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। पूर्वी सिक्किम से कैश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।